नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में मोदी बनाम योगी, नमामि गंगे के पोस्टर से पीएम मोदी की तस्वीर हुई नदारद। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि ममता बनर्जी ने कहा कि मोदी सरकार को सत्ता से हटाना है हमारा लक्ष्य। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि सरकार किसान संगठनों से बातचीत को है तैयार। कृषि मंत्री बोले कि कृषि कानूनों में कहाँ आपत्ति है, ये बताएं। तो दोस्तों, किसानों के आगे झुक रही है मोदी सरकार। हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी देश के किसानों के साथ खुलकर खड़े हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। मोदी बनाम योगी, नमामि गंगे के पोस्टर से पीएम मोदी की तस्वीर नदारद। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच शुरू हुआ शीत युद्ध शांत होता नहीं दिख रहा है। इसके संकेत उस समय मिले जब प्रदेश सरकार द्वारा नमामि गंगे को लेकर लगाए गए पोस्टरों से मोदी और शाह के चित्र नदारद थे। यह पहला मौका है जब सरकार द्वारा जारी किए गए किसी पोस्टर से प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के चित्र हटा दिए गए हों। माना जा रहा है कि योगी और मोदी के बीच चल रहे शीत युद्ध के कारण योगी ने यह कदम उठाया है। हालांकि मोदी और शाह की जोड़ी राज्यों को ठाकुरवाद से मुक्त कर आगामी विधानसभा चुनाव में ब्राह्मण मतदाताओं को लामबंद करने में जुट गए हैं। सूत्र बताते हैं कि मोदी और शाह की कोशिश है योगी का कद छाटने के लिए वैकल्पिक नेतृत्व खड़ा किया जाए, क्योंकि योगी कथित रूप से आरोप है कि वह राज्य में ठाकुरवाद को बढ़ावा दे रहे हैं और ब्राह्मणों की उपेक्षा कर रहे हैं। को देखते हुए मोदी ब्राह्मणों को आगे करने की कोशिशों में जुटे हैं। पहले अपने करीबी एके शर्मा को उप मुख्यमंत्री बनाने की कोशिश की और अब जितिन प्रसाद को भाजपा में लाकर ब्राह्मण मतदाताओं को साधने की कोशिश हो रही है। योगी इस चाल को पूरी तरह भांप रहे हैं। नतीजा, उन्होंने अपनी छवि सुधारने की कोशिशें तेज कर दी है। नमामि गंगे का पोस्टर उसी कड़ी का एक हिस्सा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। ममता बनर्जी ने कहा, मोदी सरकार को सत्ता से हटाना हमारा लक्ष्य। जी हां दोस्तों, बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने बुधवार को राकेश टिकैत और युद्धवीर सिंह के नेतृत्व में आए किसान नेताओं के एक जनप्रतिनिधि दल को नए केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ उनके आंदोलन को समर्थन देने का आश्वासन दिया। साथ ही उन्होंने कहा, हमारा मूल लक्ष्य मोदी सरकार को सत्ता से हटाना है। यहाँ किसान नेताओं के साथ बैठक में सुश्री बनर्जी ने कहा कि एक ऐसा मंच होना चाहिए जहाँ राज्य नीतिगत विषयों पर बातचीत कर सके। उन्होंने कहा कि राज्यों को निशाना बनाना संघीय ढांचे के लिए अच्छी बात नहीं है। उत्तर भारत के किसान संगठनों के नेताओं से इस मुलाकात से कुछ दिन पहले ही तृणमूल कांग्रेस ने घोषणा की थी कि पार्टी पश्चिम बंगाल की भौगोलिक सीमाओं के बाहर अपना प्रभाव बढ़ाएगी। राकेश टिकैत और युद्धवीर सिंह की अगुवाई वाले भारतीय किसान यूनियन ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा को कोई वोट नहीं अभियान चलाया था। उनकी आने वाले समय में अन्य राज्यों के चुनावों में भी इसी तरह की योजना है। ममता बनर्जी ने किसान नेताओं से मुलाकात के बाद कहा, किसानों के आंदोलन को समर्थन रहेगा। भारत पूरी उत्सुकता से ऐसी नीतियों का इंतजार कर रहा है जिनसे कोविड-19 से लड़ने में किसानों और उद्योगों की सहायता करने में मदद मिल सकती है। मुख्यमंत्री ने कहा, किसानों से बात करना इतना मुश्किल क्यों है? वह दरअसल केंद्र सरकार और किसानों के बीच वार्ता रुकने की ओर इशारा कर रही थी और जो संसद द्वारा पारित 3 कृषि विधेयकों के खिलाफ कई महीने से दिल्ली की सीमाओं पर डेरा डाले हैं। ममता बनर्जी ने कहा, स्वास्थ्य क्षेत्र से लेकर किसानों और उद्योगों सभी क्षेत्रों के लिए भाजपा का शासन अनर्थकारी रहा है। हम प्राकृतिक और राजनीतिक दोनों तरह की आपदाओं का सामना कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान नेताओं ने उनसे अनुरोध किया है कि वह किसानों के विषयों पर अन्य राज्यों के नेताओं से बात करें और किसान संगठनों के साथ संवाद आयोजित करें। उन्होंने कहा, किसान आंदोलन केवल पंजाब, हरियाणा या उत्तर प्रदेश के लिए नहीं है, यह पूरे देश के लिए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सरकार किसान संगठनों से बातचीत को तैयार। कृषि मंत्री बोले, कृषि कानूनों में कहां आपत्ति है बताएं। जी हां दोस्तों, केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बुधवार को कहा कि सरकार विरोध कर रहे किसानों के साथ बातचीत फिर से शुरू करने के लिए तैयार है, लेकिन उन्होंने किसान संगठनों से तीनों कृषि कानूनों के प्रावधानों में कहां आपत्ति है ठोस तर्क के साथ अपनी बात बताने को कहा है। सरकार और यूनियनों ने गतिरोध खत्म करने और किसानों के विरोध प्रदर्शन को समाप्त करने के लिए 11 दौर की बातचीत की है, जिसमें आखिरी वार्ता 22 जनवरी को हुई थी। 26 जनवरी को किसानों के विरोध प्रदर्शन में एक ट्रैक्टर रैली के दौरान व्यापक हिंसा के बाद बातचीत रुक गई थी। 3 कृषि कानूनों के विरोध में 6 महीने से अधिक समय से दिल्ली की सीमाओं पर हजारों किसान डेरा डाले हुए हैं, जो मुख्यतः पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश के हैं। इन किसानों को आशंका है कि नए कृषि कानूनों के अमल में आने से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसलों की सरकारी खरीद समाप्त हो जाएगी। उच्चतम न्यायालय ने तीनों कृषि कानूनों के क्रियान्वयन पर अगले आदेश तक रोक लगा रखी है और समाधान खोजने के लिए एक समिति का गठन किया है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद तोमर ने कहा, देश के सभी राजनीतिक दल इन कृषि कानूनों को लाना चाहते थे, लेकिन उन्हें लाने का साहस नहीं जुटा सके।
रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसान आंदोलन में हो रही मौतों से बिफरे राहुल गांधी, कही ये बात। जी हां दोस्तों, कोरोना संकट के बीच भी किसान आंदोलन लगातार जारी है। किसान संगठन की ओर नए कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग की जा रही है। इस बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करना ही किसान आंदोलन के मुद्दे का एकमात्र समाधान है। पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि किसान आंदोलन के दौरान 500 किसानों की मौत होने के दावे वाले हैशटैग के साथ ट्वीट किया। खेत देश की रक्षा में तिल तिल मर रहे हैं किसान, पर ना डरे हैं किसान, आज भी खड़े हैं किसान। इससे पहले कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा, किसान को भीख नहीं न्याय चाहिए, किसान को अहंकार नहीं अधिकार चाहिए, घमंड के सिंहासन से उतरिए, राजहट छोड़िए, तीनों काले कानून खत्म करना ही एकमात्र रास्ता है। गौरतलब है कि पिछले कई महीनों से कई किसान संगठन दिल्ली के निकट कुछ स्थानों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मांग तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करने और न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी देने की है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। 10 जून को पानीपत से दिल्ली कूच करेंगे 25,000 किसान, घोड़ों पर निकलेगा निहंगों का जत्था। जी हां दोस्तों, कोरोना की दूसरी लहर थमने के बाद अब किसान आंदोलन फिर से जोर पकड़ने लगा है। 10 जून को किसानों का दिल्ली कूच भाजपा प्रदेश अध्यक्ष चढ़ूनी करेंगे। पानीपत से दिल्ली कूच का नेतृत्व सिख निहंग और ऊंटों के साथ 25,000 किसानों के कूच का दावा कृषि कानूनों के विरोध में 10 जून को पानीपत से दिल्ली के लिए रवाना होगा। किसानों का जत्था पानीपत से दिल्ली कूच को लेकर भारतीय किसान यूनियन ने आज किसान भवन में बैठक की। पदाधिकारियों ने बताया कि दिल्ली कूच की तैयारी पूरी हो चुकी है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी दिल्ली कूच का नेतृत्व करेंगे। पदाधिकारियों का दावा है कि घोड़ों पर सवार सिख निहंग और ऊंटों के साथ 25,000 किसान व 5,000 गाड़ियां कूच में शामिल होंगी। दिल्ली कूच में किसानों की संख्या बढ़ाने के लिए गांवों में संपर्क किया जा रहा है। कृषि कानूनों के विरोध में भारतीय किसान यूनियन ने 10 जून को दिल्ली कूच का ऐलान किया है। भाजपा पदाधिकारियों ने दावा किया है कि कूच की तैयारी पूरी कर ली गई है। जिले के सभी गाँवों में संपर्क किया है। यूनियन के प्रचार अध्यक्ष बॉर्डर पर नेताओं से बात करने जा चुके हैं। जिलाध्यक्ष सुधीर जाखड़ ने बताया कि कूच का नेतृत्व प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी करेंगे। 10 जून को 9 बजे से किसानों का जुटना शुरू होगा। करीब 10:30 बजे प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत करने के बाद किसानों का जत्था दिल्ली की ओर बढ़ेगा, जिसमें 25,000 किसानों के शामिल होने का दावा किया गया है। जिलाध्यक्ष ने कहा कि कूच में काफी संख्या में युवा किसान शामिल होंगे। सभी को झंडे के लिए अपने अपने डंडों पर तेल लगाने के लिए कहा गया है ताकि झंडा मजबूती से ऊंचा उठा रहे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। 2022 में यूपी की जनता 2 गुजरातियों को साबरमती आश्रम भेज देगी। पीएम मोदी और गृह मंत्री पर सपा नेता ने कसा तंज, मिले ऐसे जवाब। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। साल 2022 के फरवरी और मार्च महीने में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव आयोजित होंगे, जिसमें करीब 403 सीटों पर लोग अपनी किस्मत आजमाएंगे। इन चुनावों को लेकर कई पार्टियां अभी से ही तैयारियों में लग गई है। वहीं हाल ही में समाजवादी पार्टी के नेता आईपी सिंह ने भी चुनाव को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर तंज कसा है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि साल 2022 में यूपी की जनता इन दोनों गुजरातियों को साबरमती आश्रम भेज देगी। समाजवादी पार्टी के नेता आईपी सिंह ने पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधते हुए लिखा, दिल्ली और बंगाल की जनता ने इन सौदागरों को कड़ा सबक सिखाया है। 2022 में उत्तर प्रदेश की जनता 2 गुजराती ठगों को साबरमती आश्रम भेज देगी। सपा नेता आईपी सिंह अपने इस ट्वीट को लेकर सुर्खियों में आ गए। एक यूजर ने उन्हें सलाह देते हुए लिखा, बिना अपशब्द बोले जिस तरह तेजस्वी यादव ने बिहार में चुनाव लड़ा वह बधाई के पात्र है, लेकिन आप लोग बदजुबानी करके एक तरफा लड़ाई करते देते हैं। चुनाव लड़ना है तो पहले जुबान पर नियंत्रण कीजिए। सपा नेता के ट्वीट पर आए कमेंट यही नहीं रुके। एक यूजर ने लिखा, यूपी चुनाव के लिए ईवीएम पूर्व कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है। 140 अभियंता ईवीएम प्री प्रोग्राम सेट किया जा रहा है। दूसरी और एक यूजर ने आईपी सिंह के ट्वीट पर चुटकी लेते हुए लिखा, सर आप भारतीय जनता पार्टी कब ज्वाइन कर रहे हैं? आपको पहले से ही खूब सारी बधाई। बता दें कि समाजवादी पार्टी के नेता आईपी सिंह ने गृह मंत्री अमित शाह को लेकर एक और ट्वीट किया था। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री ने यूपी के कानपुर में हुए सड़क हादसे को लेकर ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की थी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बंगाल बीजेपी में सब ठीक नहीं, उधर शुभेंदु अधिकारी की हाईकमान से मुलाकात, इधर दिलीप घोष की बैठक से नदारद रहे कई नेता। जी हां दोस्तों, बंगाल बीजेपी के अंदर सब ठीक नहीं चल रहा है। टीएमसी से शामिल हुए कई नेता अब बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती बन गए हैं। दूसरी ओर पार्टी में बाहरी बनाम भीतरी की समानांतर राजनीति की लड़ाई भी देखी जा रही है। जहां एक और मंगलवार को शुभेंदु अधिकारी दिल्ली में बीजेपी हाईकमान से मिल रहे थे, ठीक उसी वक्त
बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष राज्य पदाधिकारियों के साथ कानून व्यवस्था के मुद्दे पर बैठक कर रहे थे। दिलीप घोष ने हेस्टिंग्स स्थित पार्टी ऑफिस में बीजेपी के राज्य पदाधिकारियों, जोनल पर्यवेक्षकों और मोर्चा प्रमुखों के साथ बैठक की। पार्टी ने कहा कि बंगाल में चुनाव बाद हुई हिंसा इस वक्त पार्टी के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है। दिलीप घोष ने बैठक के बाद कहा कि वह टीएमसी के नेतृत्व वाली सरकार के खिलाफ राष्ट्रपति का दरवाजा खटखटाएंगे और बीजेपी वर्कर की हत्याओं का मुद्दा उठाएंगे। घोष ने यह भी कहा कि पूरे राज्य में पार्टी नेता विरोध प्रदर्शन भी करेंगे। उन्होंने दावा किया कि राजनीतिक बदले की भावना के कारण बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है। घोष की इस बैठक में जिस बात ने सबका ध्यान खींचा वह था बड़े नेताओं का इसमें शामिल न होना। शुभेंदु अधिकारी के अलावा बीजेपी के कई बड़े नेता नदारद दिखे, खासकर जो टीएमसी से शामिल हुए हैं। कृष्णानगर से बीजेपी विधायक मुकुल रॉय और राजीव बनर्जी मीटिंग में शामिल नहीं हुए, जहां मुकुल रॉय के लिए कहा गया कि वह पोस्ट कोविड शिकायतों के बाद आइसोलेशन में है। वहीं राजीव बनर्जी के लिए पार्टी ने स्पष्ट किया कि वह राज्य पदाधिकारी नहीं है, फिर भी उन्हें विशेष तौर पर आमंत्रित किया गया था। हालांकि उन्होंने व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए बैठक में शामिल होने से इनकार। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना टीकाकरण, यूपी बिहार का हाल सबसे खराब। केंद्र का टारगेट पूरा कराने में योगी सरकार को लगाना होगा 9 गुना ज्यादा दम। जी हां दोस्तों, भारत सरकार ने कहा है कि साल के आखिरी तक देश में 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को कोरोना का टीका लग जाएगा। इसके लिए अब तक हो रहे वैक्सीनेशन को 5 गुना तेज करना पड़ेगा। वहीं उत्तर प्रदेश में इस टारगेट को पाने के लिए टीकाकरण को 9 गुना बढ़ाना होगा। जनसंख्या के हिसाब से बिहार में भी टीकाकरण की हालत खराब है, इसे 8 गुना तेजी लानी होगी। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक उत्तर प्रदेश में बीते 5 महीने में 12% से भी कम लोगों को वैक्सीन लगाई गई है। वहीं दूसरी डोज लेने वालों की संख्या कुल जनसंख्या की मात्र 2.5% है। अभी एक दिन में 1.4 लाख लोगों को टीका लगता है। इसे बढ़ाकर जब एक दिन में 13.2 लोगों को टीका लगना शुरू होगा, तभी दिसंबर के आखिरी तक केंद्र का टारगेट पूरा हो सकेगा। वहीं बिहार की बात करें तो 12.6% आबादी को कोरोना वैक्सीन का पहला डोज दिया गया है। दूसरा डोज लेने वाले लोग केवल 2.5% हैं। जनसंख्या के हिसाब से टारगेट हासिल करने के लिए वैक्सीनेशन की रफ्तार 6 गुनी बढ़ानी होगी, यानी एक दिन में 6.6 लाख लोगों को वैक्सीनेट करना होगा। अभी यहाँ 78,000 लोगों को एक ही दिन में टीका लग पाता है। दूसरी तरफ हिमाचल प्रदेश में 38.1% अडल्ट पॉपुलेशन को पहली डोज मिल चुकी है। 7.9% को दूसरी डोज भी दी जा चुकी है। हिमाचल को भी रोज लगने वाली डोज को 18,000 से बढ़ाकर 41,000 करना होगा। वहीं केरल को भी 2.8 गुना वैक्सीनेशन को तेज करने की जरूरत है। देश के 6 राज्य जिनमें सबसे ज्यादा जनसंख्या है, उन्हें अपने प्रयास तेज करने होंगे। इसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश शामिल है। महाराष्ट्र में यूपी के बाद सबसे ज्यादा युवाओं की जनसंख्या। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राकेश टिकैत आज ममता बनर्जी से मिलेंगे, क्या है इस मुलाकात के सियासी मायने? जी हां दोस्तों, कोरोना के हालात सुधरने के साथ ही किसान नेताओं ने अपने आंदोलन को और मजबूती देने की कवायद शुरू कर दी है। इस कड़ी में किसान आंदोलन का चेहरा बनकर उभरे भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत बुधवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से कोलकाता में मुलाकात करेंगे। यह मुलाकात ऐसे समय हो रही है जब ममता बनर्जी बंगाल से बाहर अपना सियासी प्रभाव जमाने की तैयारी में है। वहीं राकेश टिकैत भी किसान आंदोलन को निर्णायक दिशा में ले जाना चाहते हैं। कोरोना की दूसरी लहर के चलते संक्रमण के मामलों में तेजी आई। इससे चलते किसानों की मूवमेंट पर थोड़ा असर पड़ा था, लेकिन अब स्थिति सुधरने के बीच टिकैत चाहते हैं कि फिर से आंदोलन को गति मिले। ममता बनर्जी नए कृषि कानूनों के खिलाफ मुखर रही हैं और उन्होंने किसानों के विरोध को अपना समर्थन भी किया है। ऐसे में राकेश टिकैत उनके साथ मिलाकर आंदोलन को फिर से धार देना चाहते हैं। किसान आंदोलन को ममता का समर्थन। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी शुरू से ही केंद्र सरकार के द्वारा लाए गए कृषि कानूनों के खिलाफ काफी मुखर रही हैं। उन्होंने दिल्ली की सीमा पर चल रहे किसान आंदोलन को भी अपना समर्थन दिया था और समय समय पर किसान आंदोलन के पक्ष में अपनी आवाज भी उठाती रही है। इतना ही नहीं, टीएमसी के तमाम सांसद भी दिल्ली की सीमा पर पहुंचे थे, जहां किसान पिछले साल नवंबर से धरने पर बैठे हैं। पश्चिम बंगाल चुनाव में बीजेपी के खिलाफ राकेश टिकैत प्रचार में भी उतरे थे। राकेश टिकैत ने बंगाल की कई विधानसभा सीटों पर जाकर बीजेपी के खिलाफ वोट देने का आग्रह किया था। इतना ही नहीं, उन्होंने मोदी सरकार को किसान विरोधी करार दिया था। इसका सियासी फायदा भी ममता बनर्जी को मिला, जिसके बाद अब राकेश टिकैत उनसे मिलेंगे। माना जा रहा है कि ममता से मुलाकात के दौरान टिकैत केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ मौजूदा किसान आंदोलन को आगे बढ़ाने की रणनीति पर चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बंगाल में जिस तरह से नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली बीजेपी को मात देकर तीसरी बार सत्ता में लौटी हैं, उसके बाद बंगाल से वो राज्य से बाहर भी अपनी सियासी जमीन मजबूत करने की कवायद में है। 2024 लोकसभा
चुनाव में वाराणसी संसदीय सीट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ ममता बनर्जी के चुनाव लड़ने की अटकलें भी हैं। ऐसे में ममता तमाम संभावनाएं तलाश रही हैं। ऐसी स्थिति में राकेश टिकैत उनके लिए अहम किरदार अदा कर सकते हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। फिर बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम, तेल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ कांग्रेस करेगी पूरे देश में प्रदर्शन। जी हां दोस्तों, तेल कंपनियों ने एक बार फिर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है। यह लगातार दूसरा दिन है जब तेल के दाम बढ़े हैं। घरेलू बाजार में आज पेट्रोल और डीजल दोनों के दर में 25 पैसे का इजाफा किया गया है, यानी आज से पेट्रोल और डीजल 25 पैसा और महंगा हो गया। वहीं तेल की आसमान छूती कीमतों को लेकर कांग्रेस एक्शन में आ गई है। पार्टी ने 11 जून को देश भर में आंदोलन करने की चेतावनी दी है। 11 जून को कांग्रेस करेगी देश भर में प्रदर्शन। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी के खिलाफ पूरे देश भर में कांग्रेस 11 जून को प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस 11 जून को देश भर के पेट्रोल पंपों के सामने पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ देशव्यापी विरोध प्रदर्शन करेगी। जाहिर है, बीते कई दिनों से करीब हर रोज पेट्रोल डीजल के दाम में इजाफा हो रहा है। बुधवार को तेल के दाम में हुए इजाफे के बाद दिल्ली में पेट्रोल 95.56 रुपए हो गया है, जबकि डीजल का दाम 86.47 रुपए प्रति लीटर हो गया है। वहीं मुंबई में पेट्रोल का दाम 101.76 रुपए और डीजल का दाम 93.85 रुपए प्रति लीटर हो गया है, जबकि कोलकाता में पेट्रोल 95.52 रुपए प्रति लीटर और डीजल 89.32 रुपए प्रति लीटर हो गया है। वहीं चेन्नई में पेट्रोल 96.92 रुपए प्रति लीटर और दिल्ली और डीजल 91.15 रुपए प्रति लीटर हो गया है। वहीं लगातार बढ़ रहे पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का कहना है कि कच्चे तेल के दाम में हो रहे इजाफे के कारण यहां पेट्रोल डीजल की कीमतों में बदलाव आ रहा है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत $70 प्रति बैरल से भी महंगा हो गया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। श्री पारस अस्पताल में 22 लोगों की मौत पर बोले अखिलेश, खुद पर एफआईआर दर्ज करे यूपी सरकार। जी हां दोस्तों, आगरा के श्री पारस अस्पताल में हुए हादसे पर समाजवादी पार्टी के नेता और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने राज्य सरकार को घेरा है। उन्होंने इस घटना को दुखद बताते हुए यूपी की बीजेपी सरकार को नसीहत दी है कि सरकार अपने खिलाफ खुद एफआईआर करे। अखिलेश यादव ने इस हादसे को चिकित्सा व्यवस्था पर बड़ा धब्बा बताया है। उन्होंने ट्वीट के जरिए कहा कि शासन और प्रशासन द्वारा इस मामले को दबाना घोर आपराधिक कृत्य है। इससे पहले कांग्रेस ने भी योगी सरकार को हादसे पर घेरा है। दरअसल आगरा के श्री पारस अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी के मॉक ड्रिल के दौरान 22 लोगों की मौत का दावा किया जा रहा है। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हादसे के सामने आने के बाद अस्पताल को सीज कर दिया गया है। वहीं संचालक के खिलाफ केस दर्ज हो चुका है। श्री पारस हॉस्पिटल में हुए हादसे पर अब जमकर राजनीति हो रही है। सियासी पार्टियां सत्तारूढ़ सरकार को जमकर घेर रही है। समाजवादी पार्टी से पहले कांग्रेस योगी सरकार से तीखे सवाल पूछ चुकी है। कांग्रेस के दिग्गज नेता राहुल गांधी ने एक ट्वीट के जरिए कहा कि बीजेपी सरकार में ऑक्सीजन और मानवता की भारी कमी है। वहीं प्रियंका गांधी ने ऑक्सीजन की कमी से होने वाली मौत के लिए जिम्मेदार का नाम पूछा है। पारस हॉस्पिटल के मालिक डॉक्टर अरिंजय जैन का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें डॉक्टर को यह कहते सुना जा रहा है कि 26 अप्रैल को मरीजों की संख्या बढ़ गई थी। इस वजह से 5 मिनट के लिए ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो गई थी। इससे 22 मरीजों की मौत हो गई। डॉक्टर ने अपनी आवाज होने की बात मानी है, लेकिन आरोपों से इनकार कर दिया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस नेता जयराम रमेश का मोदी सरकार पर बड़ा हमला, लगाया ये आरोप। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश ने मंगलवार को केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने मोदी सरकार पर आरोप लगाया है कि सरकार की एकमात्र चिंता सुर्खियों के लिए है, न कि समय सीमा के लिए। जयराम रमेश ने वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए यह भी कहा कि केंद्र सरकार केवल शीर्षक के बारे में चिंतित है, न कि समय सीमा के बारे में। उन्होंने कहा कि दिसंबर तक टीकाकरण पूरा करने के लिए हर दिन 80 लाख टीकाकरण की जरूरत है, लेकिन सवाल यह है कि वैक्सीन कहां से आएंगे। कांग्रेस नेता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए यह भी कहा, कांग्रेस के द्वारा फ्री टीकाकरण की मांग की गई थी। विपक्ष और कांग्रेस नेताओं के द्वारा केंद्र सरकार, विशेष रूप से पीएम मोदी को कई पत्र लिखे गए हैं। पार्टी फ्री टीकों के संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिख रही है। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी, पूर्व पीएम मनमोहन सिंह और राहुल गांधी ने भी पत्र लिखा है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि सोमवार को पीएम नरेंद्र मोदी ने कोरोना काल में 9वीं बार देश को संबोधित किया। इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया कि 18+ अधिक आयु के सभी नागरिकों को 21 जून से फ्री वैक्सीन दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट किया कि राज्यों को केंद्र सरकार द्वारा ये टीके फ्री दिए जाएंगे। इसके अलावा कहा था कि सरकार वैक्सीन निर्माताओं से कुल वैक्सीन उत्पादन का 75% खरीदेगी और राज्य सरकारों को फ्री वैक्सीन देगी। यह भी कहा कि देश में बनने वाले 25% टीके सीधे प्राइवेट अस्पतालों को
मुहैया कराए जाएंगे, वे वैक्सीन की तय कीमत के बाद एक खुराक के लिए अधिकतम 150 रुपए सेवा शुल्क ले सकते हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राष्ट्रहित के काम में हमारा साथ दीजिए, घर घर राशन पर सीएम केजरीवाल ने पीएम को लिखी चिट्ठी। जी हां दोस्तों, घर घर राशन योजना के मुद्दे पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा, कृपया घर घर राशन योजना दिल्ली में लागू करने दीजिए। उन्होंने कहा कि आज तक राष्ट्रहित के सभी कामों में मैंने आपका साथ दिया है, राष्ट्रहित के इस काम में आप भी हमारा साथ दीजिए। कोरोना काल में यह योजना पूरे देश में लागू हो। केंद्र सरकार इस योजना में जो बदलाव करवाना चाहती है, हम वो करने के लिए तैयार हैं। दिल्ली में राशन की डोर स्टेप डिलीवरी योजना पर रोक के बाद दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार में तल्खियां बढ़ती जा रही है। दिल्ली सरकार ने शनिवार को दावा किया कि केंद्र ने 72 लाख राशन कार्ड धारकों को लाभान्वित करने वाली उसकी महत्वाकांक्षी राशन योजना को रोक दिया। उसने इस कदम को राजनीति से प्रेरित बताया। हालांकि केंद्र सरकार ने आरोप को आधारहीन करार दिया था। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हाल ही में इस मसले को लेकर सीधे पीएम मोदी से बात करने की इच्छा जाहिर की थी। केजरीवाल ने कहा था, प्रधानमंत्री जी, आज मैं बेहद व्यथित हूं और सीधे आपसे बात करना चाहता हूं। अगर मुझसे कोई भूल हो जाए तो मुझे माफ कर दीजिएगा। सीएम ने रविवार को कहा कि दिल्ली में अगले हफ्ते से घर का राशन पहुंचाने का काम शुरू होने वाला था। यानी अब किसी व्यक्ति को राशन के लिए धक्के नहीं खाने पड़ते, बल्कि राशन उसके घर आ जाता। इसके लिए सारी तैयारियां हो चुकी थी और अगले हफ्ते से शुरू होने वाला था। यह क्रांतिकारी कदम होने वाला था और अचानक आपने 2 दिन पहले इसको रोक दिया। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।